सीपेक कहाँ से कंसीव हुआ, किसके दौर में ज़्यादा काम हुआ? Chinese have nothing to do with any government in any country. चाइना जो है वो असल में पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, पाकिस्तान क्योंकि वीक इकोनॉमी है। तो वो सबसे ज्यादा हुबल वतन है, फिर वो बिजनेसमैन है। आप समझ लीजिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट दौर था जिसमें पाकिस्तान और चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, वो भुट्टो साहब का दौर था। यूएस और चाइना के दरमियान नॉन एग्जिस्टेंट थी। पाकिस्तान वाज देयर गेटवे टू द वर्ल्ड। यूएस ने बहुत सपोर्ट की थी दूसरे मुल्कों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसमें चाइना भी शामिल था। कभी भी यूएस ने वो सपोर्ट की रिफंड नहीं मांगा। पाकिस्तान ने माशी तौर पर भी चाइना की भरपूर मदद की। उस दौर के भी 300-500 मिलियन बहुत बहुत बड़ी रकम समझी जाती है। सीपैक के क्या रुकने में कोई जियो स्ट्रेटेजिक वजूहात भी थी? वेरी ब्रीफली, यस, देयर वाज प्रेशर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, रफ्तार पॉडकास्ट पर खुश आमदीद। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमेशा से बेमिसाल रही है। हर मुश्किल वक्त में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा होता है, वो चाहे माली इमदाद देने की बात हो या जंगी सूरत हाल हो। मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान इंडिया कशीदगी के दौरान तो हमने देखा कि हमने इंडिया को जो ज़ेर किया उसमें तमाम तर असलहा चाइनीज़ था। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की नौइयत क्या है? ये क्या वन साइडेड अफेयर है या हम भी चाइना को कोई फ़वाइद देते हैं? और चाइना आखिर हमारी इतनी मदद करता क्यों है? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, बेस्ड इन लंदन हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू भाई, इट्स अ प्लेजर। अच्छा आफ्ताब साहब, जो हालिया कशीदगी हुई पाकिस्तान और इंडिया की, वहीं से शुरू करते हैं। नुक्ता आगाज़ वही होना चाहिए हमारा। हमने देखा PL-15 मिज़ाइल्स चाइना ने हमें दिए, वो वाली क्वालिटी दी जो चाइना ख़ुद इस्तेमाल करता है। तो हमेशा से हमने देखा कि मुश्किल वक्त में चाइना हमारी मदद के लिए आगे आगे होता है और पाकिस्तान उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाता है। तो मुझे बताएं कि रियल वर्ल्ड में जहाँ पे रियलिज़म चलती है, मफादात का खेल होता है, तो चाइना का आखिर क्या मफाद है पाकिस्तान की इतनी मदद करने में? अच्छा, सवाल आपका बड़ा गहरा है। आई थिंक ये चीज जो है दुनिया में हर वक्त हर जगह डिस्कस की जा रही है। एवरी मेजर पॉलिटिकल ताल्लुल खिलाफा में चीज डिस्कस जा रही है कि ऐसी क्या चीज है जो हम्म। पाकिस्तान और चाइना को बाइंड करके रखती है। और आई थिंक इंटरनेशनल जो ताल्लुकात है वो मफादात के ऊपर बेस होते हैं। किसी की किसी से कोई अजली दोस्ती या अजली दुश्मनी नहीं होती। हम्म। यहाँ मैं ये बात को पार्क करके अब आगे चलता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और वो एक आप समझ लें कि जो हमारा एक आम प्रिज्म है फॉरेन अफेयर्स की जजमेंट का या उसको देखने का, उससे बियॉन्ड है वो। बेसिकली ऐसी आई सी। रिलेशनशिप कहीं और नहीं मिलती। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने भी हमेशा चाइना का बहुत साथ दिया है। और यहाँ पे आई थिंक कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे और आपके नाज़रीन को भी बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान और चाइना की जो मजबूत दोस्ती है, उसका जो सबसे बड़ा एक मेयार है वो ये था कि चाइना इज अ कंट्री विच हैज सीडेड लैंड टू पाकिस्तान बैक अच्छा। इन हिस्ट्री। और उन्होंने वो लैंड सीड किया पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और पाकिस्तान ने विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट वो लैंड लिया। और उसके ऊपर अब हमारे पास और जो इस वक्त लॉट ऑफ ट्रेड विच हैपेंस बिटवीन टू कंट्रीज, वो डिपेंड करता है उस लैंड के ऊपर। तो हमारी दोस्ती जो है ना, वो बहुत ज्यादा गहरी है और बियॉन्ड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। बेसिकली वी आर इंटरट्विन्ड टू डिफरेंट ट्विन्स। अच्छा आफ्ताब साहब, आपने इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान ने भी माजी में चाइना की काफ़ी मदद की। तो उस मदद की क्या सूरत थी? किस किस तरीके से पाकिस्तान ने चाइना को फ़ायदा पहुंचाया? अच्छा, इसमें उसामा, ये सिलसिला इस तरह चलता है कि वेरी अर्ली ऑन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और पाकिस्तान और ये सारी सूरत हाल जब हुई और पाकिस्तान की तश्कील हुई, उसके बाद जो एक आलमी आप समझ लें चेस की बिसात के ऊपर जो पीसेस गिरे, हम्म। उसमें ये था कि चाइना वाज अ पार्टी विद यूएस फाइटिंग इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जापान। और वो चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसी सूरत हाल बन गई कि सोवियत यूनियन एंड चाइना वर अलाइंड टुगेदर एंड अमेरिका वाज काइंड ऑफ आउट ऑफ दैट लूप। और उस मौके के ऊपर जो रिलेशनशिप थी यूएस और चाइना के दरमियान नॉन एग्जिस्टेंट थी। दे वर नॉट अच्छा। टॉकिंग टू ईच अदर। इट्स लाइक अ वेरी ग्रेव सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज बेसिकली। और चाइना उस वक्त डेवलपमेंट की बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था। तो वो जो रोल उस वक्त पाकिस्तान ने ब्रिज बनाया पाकिस्तान बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, वो एग्जाम्पलरी है दुनिया के अंदर। आज भी उस डिप्लोमेसी को याद किया जाता है। एंड चाइनीज फ्रेंड्स आर वेरी काइंड ऑफ अवेयर कि वो जो डिप्लोमेटिक एक आई थिंक पाकिस्तान ने ब्रिज प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू किसिंजर जो हैं वो आए पाकिस्तान। हेनरी किसिंजर जो कि उस वक्त बेसिकली एडवाइजर थे रिचर्ड निक्सन के, जो प्रेसिडेंट थे यूएस के। और वो पाकिस्तान आए एक दौरे पे। उसके बाद एक खुफिया दौरा, उसके अंदर दौरे के अंदर एक दौरा क्रिएट किया गया।
अच्छा, और वो ये हम किस सन की हाल बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 70s की। किसिंजर जब पाकिस्तान आए तो उनके दौरे में एक दौरा क्रिएट किया गया, और वो ये सिलसिला था कि वो पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद में उनकी डिस्कशन रही, और पीछे बैक चैनल के ऊपर जो रिचर्ड निक्सन और जनरल जाहिया की आपस के अंदर डिस्कशन थी, और ये बहुत ही तकरीबन 2 से 3 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है उस वक्त। तो बहुत इसको सीक्रेट रखा पाकिस्तान की तरफ से भी, और जिसको चाइना आज तक एक्नॉलेज करता है। तो हुआ ये कि जब किसिंजर यहाँ पहुंचे तो उसके बाद 1-2 मुलाकातों के बाद ये कहा गया कि उनका पेट खराब हो गया है और वो नथिया गली आराम के हम्म। लिए जा रहे हैं। और वहां से बेसिकली आप समझते हैं इस्लामाबाद से वो फिर बैक ऑफ अ कार, जिसे हम डिप्लोमेटिक जबान में कहते हैं बैक ऑफ अ कार, वो लोड हुए, और वो एक नहायत खुफिया जरिए के जरिए पाकिस्तान का एक बोइंग तैयार है, उसमें वो बेसिकली सवार हुए। उसके अंदर बहुत सारे चाइनीज एडवाइजर भी मौजूद थे उस तैयारे में, और पाकिस्तानी ऑफिसर सीनियर लेवल के मौजूद थे। वो जो तैयारा है फिर वहां से बेसिकली टेक ऑफ करता है, और किसी को नहीं पता कि 3 दिन हेनरी किसिंजर कहाँ हैं, सवाए इसके कि वो नथिया गली में आराम फरमा रहे हैं। और उस दौरान जो डिप्लोमेटिक आप समझ ले सर्कल्स में और मीडिया में ये बात समझी जाती है कि द वीक दैट चेंज द वर्ल्ड, इस उन आई 3 दिनों सी। को कहा जाता है वीक दैट चेंज द वर्ल्ड। हुआ ये कि जब किसिंजर वहां पहुंचे तो हमारी तरफ से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट था वो इतना गहरा था कि हमारा जो सीनियर लीडरशिप थी उस वक्त, माइजुतान चुनलाई, वो सब उसके अंदर बेसिकली इंगेज थे। हमारी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और जो प्रेसिडेंशियल लेवल की जो उसकी परिस्थिति थी उसकी वजह से किसी को नहीं पता चला, और 3 दिन वो वहां रहे, और उनकी जो मुलाकातें हैं सीनियर लेवल के लोगों के साथ वहां रहीं। और उसके बाद फिर एक दौरा एग्री हुआ, जिसमें कि रिचर्ड निक्सन जो है वो चाइना गए, विच वाज द ब्रेक थ्रू ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ एरा बेसिकली। और वो जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन सम उसके बाद आगे चीजें चलती रही। पाकिस्तान ने भी एक बहुत गहरा किरदार अदा किया इस पूरे जर्नी में जिधर चाइना आ जाए, और उसका पहला कदम ये था कि बिकॉज उसके बाद ये हुआ कि मार्केट्स खुल गई, फिर उसके बाद इंगेजमेंट बढ़ गई, और आज आप चाइना को देखते हैं, चाइना का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएस है। यूएस है। और यूएस चाइना की जो जो ब्रिज है वो पाकिस्तान था, अब नहीं है लेकिन पाकिस्तान था। और वो जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उससे जो ब्रेक थ्रू मिला, उन्होंने उसको पूरा पूरा चाइनीज स्टैब्लिशमेंट एंड चाइनीज, आई वुड से चाइनीज गवर्नमेंट and the Chinese people really exploited it that fully, and it's now one of the world's biggest economic power exporting to US. उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट पार्टनर यूएस है, तो पाकिस्तान ने वो दरवाजा खोला। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब चाइना जो आज हम मॉडर्न चाइना देखते हैं, उसकी जो बुनियादें हैं, उन बुनियादों को खड़ा करने में पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का हाथ था। ये भी साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि और कहाँ पे पाकिस्तान ने चाइना के साथ इस किस्म के ताल्लुकात थे कि जहाँ पे हम भी उनके 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 मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। साथ इस पे भी ज़रा रोशनी डालेगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस बारे में बहस होती है कि किसने चाइना से दोस्ती का ज़्यादा फ़ायदा उठाया, किसके दौर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई। तो अगर हम तारीख से एक उस पर नज़र डालें कि मुख्तलिफ अदवार में कब कब चाइना किस हद तक हमारे वो पार्टनर रहा, ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आई थिंक आप कई सवाल छुपे हैं आपके सवाल में उसामा। मैं पहले सवाल को लेकर चलता हूँ कि पाकिस्तान ने इसके बाद क्या क्या किरदार अदा किया। अच्छा, हुआ ये कि उसके बाद जो एक तरह की इंटरनेशनल सिचुएशन थी वो चेंज हुई। चाइना वॉज वेरी मच अलाइंड विद सोवियत यूनियन, फिर उनके आपस के अंदर ताल्लुकात थोड़े खराब हुए, और चाइना की जो पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज वेरी सोवियत ओरिएंटेड उस वक्त। अच्छा, जब उनके हालात खराब हुए, यहाँ तक हुए कि डिप्लोमेटिक जो हल्के हैं उनमें जो सोवियत यूनियन के जो सीनियर गवर्नमेंटल, आई वुड से लीडरशिप थी, वो यहाँ तक डिस्कस करी थी कि वो चाइना की जो पीसफुल न्यूक्लियर एसेट्स है उनको किस तरह वो हिट करे, प्रीएम्प्ट स्ट्राइक करे उसके ऊपर। ये तक अच्छा। सिलसिला उस वक्त चला। तो चाइना वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज उन्होंने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था जो कि अपनी एक जिसे कहते हैं ना, अपनी जो एक डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन सोवियत टेक्नोलॉजी। और वो चाह रहे थे कि हम ग्रो करें और हमारे पास फैसिलिटी हो कि हम पीसफुली न्यूक्लियर जरा यूज करके एनर्जी और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो वहां पे फिर पाकिस्तान का किरदार आता है कि फिर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक सिलसिला बनता है, जिधर पाकिस्तान के पास जो अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, वो पाकिस्तान ने बेसिकली चाइना के साथ शेयर की। और ये मैं बता दूं कि अब जैसे कहते हैं ना आयरन कर्टन, तो चाइना उस वक्त बिहाइंड आयरन कर्टन था, एंड पाकिस्तान वाज काइंड ऑफ engaged on a very good level and, diplomatically across the board। तो हमारे यूरोपियन
रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत थी, हमारी अमेरिकन रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत थी। और उस हम अगर आप याद करें तो टेक्नोलॉजी उस दौर के अंदर सबसे ज्यादा जो है यूरोप और अमेरिका में थी, और रशियन टेक्नोलॉजी उनसे compete कर रही थी। तो वो फिर उनके पास और कोई जराया नहीं था, पाकिस्तान वॉज देयर गेटवे टू द वर्ल्ड। वो जो फिर पाकिस्तान ने उनको अंडरस्टैंडिंग दी, उनके साथ काइंड ऑफ नो हाउ और नॉलेज और जॉइंट कोलेब्रेशन हुआ, उसका एक बहुत बड़ा ये बेसिकली स्टेप इन था कि उनको भी पता चला कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो दैट वाज द सेकंड स्टेज, और जिसको आज तक बेसिकली हमारे जो चाइनीज फ्रेंड्स हैं वो इस बात को बिल्कुल उसको उसको उनको उस चीज का आधारिक है कि दैट वाज सो इम्पोर्टेंट। तो मैं ये सब बताता चलूँ एक दफा फिर आपके नाज़रीन को कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो क्रिटिकल रोल अदा किया है हर लेवल के ऊपर, दैट हैज बीन सॉर्ट ऑफ उसको आप किसी मॉनेटरी वैल्यू से बाइंड नहीं कर सकते। मैं यही हैरान हो रहा था कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स उनके ख़तरे में थे, तो उसमें भी, माशी तौर पे भी, हर शोबे में पाकिस्तान ने इनकी भरपूर मदद की। लेकिन ये आप सारी बातें बता रहे हैं आज से कोई 40-50 साल पहले की। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हमने उस ताल्लुकात को सही तरीके से लेवरेज नहीं किया, या कब वो ऐसा होने लगा कि भाई हम तो मांगने वाला हाथ हैं और वही हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं? तो ये वाला इक्वेशन मुकम्मल तौर पे तब्दील कब हो गई, कैसे हो गई? आई थिंक समझ में जो हमारे पास चैलेंज रहा ना कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर एक शख्सी या स्ट्रॉन्ग मैन गवर्नमेंट का रुझान रहा है, जिससे आपकी जो एक तसलसल है पॉलिसी का वो नहीं रहा। अच्छा, दूसरी तरफ आप चाइना में देखें, वो भी सिंगल पार्टी रूल है, मतलब उसमें किसी को कोई वो नहीं है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट। बट द थिंग इज कि उनके यहाँ जो अपने सिस्टम्स हैं अंडरनीथ जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ वो कंसिस्टेंसी नहीं रही, और जिस जो कि बेसिकली नज़र आती रही कि कई दफ़ा हम, ये नहीं मैं कह रहा कि हमें सिर्फ एक मुल्क से रिलेशंस रखने और दूसरों से नहीं रखने, वो वाली सूरत हाल नहीं, लेकिन हम दोनों रिलेशंस को साथ लेके चल सकते हैं और कई रिलेशंस को साथ लेके चल सकते हैं। चाइना लाम महला उस दौर में भी एक बहुत बड़ा मुल्क था, अददी बुनियादों पे, पॉपुलेशन की बुनियाद पे। अब इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। लेकिन उस दौर में हमारे ये प्रॉब्लम है कि हम पूरी तरह को लेवरेज नहीं कर सके। हालांकि आप देखें चाइना और पाकिस्तान की जो आप समझ लें कि जो सोशल वो है वो आपस में इतना मैच नहीं करता। वो टोटली डिफरेंट सिविलाइजेशन है, हम टोटली डिफरेंट सिविलाइजेशन है। हमारी जबान उनसे बहुत डिफरेंट है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम उनसे बहुत डिफरेंट है। उसके बावजूद हमने सॉर्ट ऑफ हमारी उनके साथ रिलेशनशिप, बिकॉज जोग्राफिकल जो सूरत हाल है, देखें जोग्राफी आप चेंज नहीं कर सकते, और जोग्राफी ही आपकी हिस्ट्री डिक्टेट करती है। ठीक है, तो वो जो ज्योग्राफी है वो अपनी जगह पे है कि हम उनके बहुत क्लोज हैं, वो और वो हम उनके पाथ में हैं। हमें चाहिए था कि इस दौरान हमें उनको कल्चरली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली हमें उनके साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात और बहुत ज्यादा इंटर रिलेशनशिप बढ़ानी चाहिए थी, वो हम नहीं कर सके। लेकिन लामाला यू नो वी हैव गॉट अ चांस नाउ, एंड पाकिस्तान शुड बी आई थिंक कंसिडरिंग कि एक इकोनॉमिक अलायंस चाइना के साथ बहुत स्ट्रांग होगा। अच्छा, हालिया हालिया जो अभी हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि हमने पॉलिसी कंटिन्यू हमारे यहाँ नहीं होती तो उस वजह से हमने उस तरीके से ताल्लुकात नहीं बनाए। क्या कोई स्पेसिफिकली ऐसा पिन पॉइंट आप कर सकते हैं कि कोई ऐसी क्या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पे वाकई तारीख ऐसे मोड़ पे थी कि हम वाकई मज़ीद उसको आगे लेके जा सकते थे और हमने उसको मिस कर दिया? कई मोड़ हैं, और समा आई थिंक हमारे अपने आप पे जो एक तरह की आप समझ लें कि इंस्टेबिलिटी जो रही है, वो बिगेस्ट फैक्टर रहा है चाइनीज को हमारे साथ एंगेज होने का। बिकॉज रोज आपके यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ फोकस आ जाता था, हम्म। और वो लेके हम बहुत, फिर उसके बाद जब आप समझ लें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट दौर था जिसमें पाकिस्तान और चाइना की बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप थी, वो भुट्टो साहब का दौर था बेसिकली। जो खाली भुट्टो, आप तो बहुत यंग होंगे उस वक्त, और पता नहीं आपने तस्वीरें ही सिर्फ देखी होंगे। उस दौरान यस। हमारे यहाँ एक कोड बहुत चलता था बेसिकली, जो कि चाइनीज नेशनल लिबास था, और हमारे यहाँ पे तमाम सियासतदान भुट्टो साहब के दौर में वो लिबास पहना करते थे। और अच्छा। वो जो एक एंगेजमेंट और उस समय में सकाफती आप समझ लें कि ट्रांजिशन भी बहुत ज्यादा था एक दूसरे के को अंडरस्टैंड करने का। हमारे लोग वहाँ बहुत जाते थे, उनके सकाफती दौरे यहाँ बहुत होते थे। वो एक एफर्ट था, लेकिन उसके बाद वो एफर्ट रुक गया बिकॉज हमारे यहाँ एक टर्मोइल आ गया बेसिकली। वो टर्मोइल एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी तो वो एक सिलसिला जो है ना हमारा टूट गया उनके साथ बेसिकली। सवाई इसके कि स्ट्रेटेजिकली वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे, और उसमें चाइना का भी बहुत किरदार है कि उसने हमेशा हमारा साथ दिया। जब भी कोई मुश्किल वक्त हुआ तो चाइना सामने आया, डिस्पाइट ऑफ हमारे यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो आई थिंक भुट्टो साहब का एक दौर था जो बहुत स्ट्रांग था, चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप वर वेरी स्ट्रांग। और वहीं से वो चीज आती है कि
पहाड़ों से ऊंचा और समुद्रों से गहरा समुद्रों से गहरा। रिश्ता। हाँ, वो उस जमाने से बेसिकली वो चीज आती है। तो वो सिलसिला मैं समझता हूँ। उसके बाद हम थोड़े से जो 10 साल एक हमारे गुजरे भुट्टो साहब हम्म। के दौर के बाद, उसमें हम थोड़े से इनवर्ट लुकिंग हो गए। फिर हमारे यहाँ पे एक दफा तो हम बिल्कुल ही आप समझ लें कि कोई हमारी रिलेशनशिप नहीं थी। फिर सोवियत इन्वेजन हो गई अफगानिस्तान की। फिर हम एक वॉर इकोनॉमी बन गए। हुआ ये कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की जो एक यूटिलिटी इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड वर नॉट एज एन इकोनॉमिक पावर, एज अ डिप्लोमेटिक पावर, एज अ गेटवे टू रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया एंड इवन सेंट्रल एशिया, हम एक वॉर इकोनॉमी बन गए। बहुत लोगों ने यहाँ जंगें छेड़ ली। हम हमारे इंटरनल हालात ऐसे रहे कि हम पूरी तरह वो उस रिलेशनशिप को हम नहीं डेवलप कर सके जो कि हमें करनी चाहिए थी। लेकिन स्टिल nations have a very long history. Nations have a very long way to go together, and we still have the option to kind of be more kind of strategically and economically aligned with China. आपने वैसे बातों बातों में ही जो आपने जिस तरफ इशारा किया बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हम पहले जिस तरीके से चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे उसमें हम भी उनको कुछ फ़वाद दे रहे थे, वो हमारे साथ आगे बढ़ रहे थे, एक नहज पे चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब ज़ियाउल हक का दौर आया और हम एक अफ़गान जिहाद में दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो गए, तो उसमें एक तरफ चाइना से शायद हमारी उतने ताल्लुकात नहीं रहे, दूसरी हमें जो लॉन्ग टर्म आज तक हम जो देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट हो गई बाहर की एड पे। उस वक्त हमने बाहर से पैसे लिए और उसके बाद शायद हमारी आदत ही पड़ गई, ना उन पैसों को सही तरीके से यूज़ किया गया। तो जो आज इकोनॉमी की हम देखते हैं कि एक एक अरब के लिए हमें बार बार बाहर के दौरे करने पड़ते हैं और आईएमएफ से बाकायदा भीख मांगनी पड़ती है और हर दफ़ा शराइत लगती हैं, तो वो उस पॉलिसी की ही उस गलती की ही आज तक शायद हम नताइज भुगत रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो इकोनॉमिक बेसिस के बजाय वॉर बेसिस पे और बाहर की पे डिपेंडेंट हो गई। आपने जिक्र किया कि पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं होती, बार बार चेंज हो जाती हैं। भुट्टो का आपने जिक्र किया, भुट्टो के बाद अभी रिसेंटली हमने देखा कि सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो जिसके बारे में बहुत सारी हमारी तवक्कुआत उम्मीदें वाबस्ता थी कि सी पैक आएगा तो पाकिस्तान के जो है वो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, खुशहाली आएगी। कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू भी हुए, तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तफसील से बताइएगा कि सी पैक, एक तो अजीब बात यह है कि सी पैक को लाने के क्रेडिट बहुत सारे लोग लेते हैं, फिर सी पैक जो शुरू हुआ उसके बाद भी बहुत सारी आराएं हैं कि किसके दौर में ज़्यादा चला, किसने उसको बंद करवा दिया, किसके प्रेशर में। तो इस पे ज़रा आप एक ऑब्जेक्टिव अपना एनालिसिस दीजिएगा कि ये सी पैक कहाँ से कंसीव हुआ, किसके दौर में ज़्यादा काम हुआ और किसकी वजह से आज हम देखते हैं कि शायद उस तरीके से उस पर काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। आई थिंक समो इसमें चैलेंज ये हुआ हमारे लिए कि सीपैक की जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और मैं जानता हूँ ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो क्रेडिट लेना चाहते हैं ले ले, डजेंट मैटर, इसको एंड तक पहुंचाए। शुरू करने का क्रेडिट नहीं होता, खत्म जो जो कहते हैं ना, जो उसका एक एग्जीक्यूट करने का। एग्जीक्यूट करने का जो चैलेंज है ना, वो सबसे बड़ा है। आई थिंक सीपैक की जो रफ्तार थी, आई थिंक देयर इज नो डिनाइल अबाउट इट, इट वाज वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग नवाज शरीफ के दौर में। और उसमें हमारी जो सब जनरल राहिल थे, उनका बहुत इसमें कमिटमेंट थी। उस वक्त हमने बहुत काम किए और बहुत, और इंटरनेशनल पैमाने पे यहाँ पे इवन यूके में हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो उस वक्त देख रही थी कि सीपैक में क्या हो रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या हो रहा है, और किस तरह पाकिस्तान कैन बिकम अ गेटवे और अ ब्रिज बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना। वही वाला रोल आप जिसे कहते हैं ज्योग्राफी, जो हमें डिक्टेट करती है, और जो डिक्टेट करती है सही करती है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो वो एक जो चीज़ है वो हमारे लिए बिल्कुल ओपन थी, उसमें काफ़ी काम हुआ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई। अच्छा, चाइनीज जो बेसिकली आप समझ लें कि जो उनका फोकस है ना, चाइनीज का सबसे बड़ा फोकस ये है कि वो एक बहुत वफादार कौम है अपने मुल्क के साथ, और उनके यहाँ पे जो जज्बा उब्बुल वतनी है, दैट इज काइंड ऑफ अनकम्पेरेबल फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहली बात तो सबसे पहले वो चाइनीज अपने अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। फिर दे आर वन ऑफ द कंट्रीज जिनकी जो वो है व्यू ऑन थिंग्स है, वो कभी टैक्टिक्स में नहीं जाते। वो बेसिकली जाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लें कि इस वक्त चाइना का ताइवान के साथ कितनी बड़ी लड़ाई है बेसिक। आप सोच सकते हम्म। हैं कि ताइवान रिक्वायर करना चाहिए। उसके बावजूद अमेरिका इज सपोर्टिंग ताइवान, बट देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज अमेरिका।
ठीक है, तो वो लॉन्ग, मैं आपको मैं ये सिर्फ तो वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के तहत चलते हैं। और ये जो चीजें हैं, टैक्टिक्स है, वो कहते हैं ठीक है जी, व्हेन वी गेट देयर विल सॉर्ट इट आउट। इवन काइंड ऑफ आज जितने भी उनकी वो होती हैं, कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट सेंचुरीज एंड देन वील टॉक अबाउट टैक्टिक्स नाउ। तो वो इस तरह सोचते हैं। तो आई थिंक ये हमें सीखनी चाहिए ये बात। अब जब उन्होंने सीपैक शुरू किया तो वही उनका ये था कि सीपैक जो है वो उस वक्त उन्होंने शुरू किया जब चाइनीज जो जो रिजर्व थे वो दुनिया में सबसे ज्यादा थे। वो रिजर्व्स उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे यूएस के अंदर। अब उन्होंने कहा जी कि हम वो रिजर्व्स को निकालते हैं, डॉलर रिजर्व्स, और हम उन डॉलर रिजर्व्स को दूसरे मुल्कों में जो इतराफ के हमारे ममालिक हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। बिकॉज समझ देखिए, एक कंट्री सिंगल नहीं ग्रो कर सकती, रीजन्स ग्रो करते हैं। आपका मतलब पूरा रीजन ऊपर जाएगा तो एक दूसरे के साथ ट्रेड होगा तो आप सबको फायदा होगा बेसिकली। एक सिंगल कंट्री कभी आइलैंड है कि वो कभी अपने आप पे नहीं वो बेसिकली ग्रो कर सकती। तो वहां उनका वो कॉन्सेप्ट था। उनकी फिर सेकंड स्टेज है कि मैंने बात में दोबारा बताई, तो वो सबसे ज्यादा हुबल बताना है, फिर वो बिजनेसमैन है, फिर वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और फिर वो बिजनेसमैन है। ठीक है, और बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता है कि हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एंड हाउ आई एग्जीक्यूट यू। आपके मैं बात इधर आपसे बोरो कर रहा हूँ आपकी इजाजत से, कि हाउ यू एग्जीक्यूट इट बेसिकली, हाउ यू ब्रिंग इट टू द कंक्लूजन बेसिकली, जो कि सबके लिए बेहतर हो। वो जो सूरत हाल रही, गवर्नमेंट चेंज हुई। Chinese have nothing to do with any government in any country. Basically, they want to work with every country and every government. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके इस्लामी नुक्ता नज़र से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी किस तरह गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, आपके यहाँ पे क्या सिस्टम है, आपकी ब्यूरोक्रेसी वेस्टर्न है, एशियन है, ब्रिटिशर है, किस तरह की आपकी सेटअप है। उनसे वो आते हैं कि जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हम आपके साथ करना चाहते हैं, वी नीड दीज डिलीवरेबल्स फ्रॉम यू। प्रॉब्लम ये रही कि हम शुरू में तो समझे, लेकिन हम उनको डिलीवरेबल्स पे जो है ना, हमारे यहाँ पे वो डिलीवरी नहीं हो सकी बेसिकली। और उनका जो कॉन्सेप्ट ये था कि वो बहुत सारी ऐसी जो इंडस्ट्रीज थी उनको वो पाकिस्तान शिफ्ट करना चाह रहे थे, जो कि लेबर इंटेंसिव थी, जो हमारे लिए भी फायदेमंद है। हमारी आप समझ लें कि 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसके लिए नौकरियों का बंदोबस्त वहीं होगा जहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री लगेगी। हमको इतने वेल ट्रेंड हमारी पॉपुलेशन नहीं है, हमारे कोई आईटी इंजीनियर बहुत सारे नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि मैन्युअल लेबर का काम कर सकती है। और हम्म। उनको यही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ के लेबर यूज करके एक्सपोर्ट फ्री जोन बनाएंगे और वो चलेंगे। अब हम फंस गए। मैंने कह दिया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ज्यादा काम हुआ, देयर इज नो डिनाइल अबाउट इट, वी शुड पार्क दैट थिंग देयर। उसके बाद हम फंस गए कि इसमें कोई करप्शन हुई या ये। आज तक मैंने किसी चाइनीज को नहीं ये कहते सुना कि पाकिस्तान के अंदर सीपैक में करप्शन हुई। whether that is the cost of business, they think that is it, whether, but मैंने नहीं कभी सुना। तो वो जो एक सूरत हाल है कि वो जब राजी हैं, वो जब काम करना चाहते हैं, जो सेटअप में काम करना चाहते हैं, तो लेट्स फोकस ऑन दैट एलिमेंट एंड गेट। अपनी पॉपुलेशन को आप क्या दे सकते हैं? तालीम दे सकते हैं, सेहत दे सकते हैं, नौकरियां दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे एक इकोनॉमिक सेटलमेंट है और आप उस पर एग्रीएबल हैं, तो वो सब चीजें आपके पास आती हैं। हमने वो फिर मिस किया। ठीक है, रोड तो बन गया, अब सेकंड प्रोसेस था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने का, ईपीजेड्स जो है वो बनाने का। आपकी पावर जनरेशन उन्होंने, पाकिस्तान इज दी ओनली कंट्री, और ये मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया के अंदर ये बात समझी जाती है कि इज दी ओनली कंट्री जिसने सबसे ज्यादा इस वक्त सोलर पावर जनरेशन की है वर्ल्ड में, दुनिया में बेसिकली। तो वजह ये कि वो चाइनीज एफर्ट के साथ हमने, चाइनीज आर नोन एज द सन सिटी, वो दुनिया के अंदर हर जगह पे सोलर की उनका जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में कहीं भी उतनी उतनी बेहतर नहीं है और उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। वो उन्होंने दी हमारी इस वक्त सोलर की प्रोडक्शन, वो उसी जरिए थी कि आप किसी तरीके से जब आपके पास पावर की कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, उससे आपकी आपकी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कंपेटिटिव होगी और आप आगे चल सकेंगे। लेकिन हमने वो बोट मिस कर दी। नहीं मिस कर दी, बस के वी स्टिल ऑन द शोर वेटिंग फॉर द बोट टू कम एंड वील बोर्ड ऑन इट। आई थिंक एक एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिकली। उसमें डिफरेंट आप समझ लें कि ये फैक्टर्स आते हैं कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, उसको हमने बहुत ज्यादा अरसे तक उसको हमने डेवलप किया है। दैट कम्स अंडर दैट गेट्स थ्रेटन्ड by the Japanese by the sorry Chinese supplies. That's under, but we have to come to a conclusion because आप अगर एक 10-20 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस के साथ आके आप अगर वही ऑफकोर्स आपकी आपकी बढ़ जाती है बेसिकली, तो कितने फैक्टर से बढ़ जाती है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 या 20 हो जाता है। तो लेट्स मेक अरेंजमेंट विद देम टू बिकम कंबाइन विद देम टू ब्रिंग मॉडर्न प्रोडक्शन technology into Pakistan, get Pakistan move on the ladder of basically technology। कि आज आप शर्टें बना रहे हैं, कल आप आईसीज बनाना शुरू कर दे, कल आप सर्किट्स बनाना शुरू कर दे। तो वो चीज़ कहीं से तो शुरू होगी ना, हम तो नहीं ला सकते बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान की सूरत। हमें किसी मुल्क से ही वो चाहिए वो सपोर्ट लाना।
दैट इज व्हाट सीपैक वाज, एंड दैट ओपन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू चाइनीज प्रोडक्ट फ्रॉम उनके एक उनके मुल्क के उस हिस्से से जहाँ पे कम डेवलपमेंट की, तो वो वहां से वो उस हिस्से को डेवलप करना चाहते हैं जिसका जिसकी शारा जो है पाकिस्तान के जरिए ब्रिज, एक दफा फिर मैं कहूंगा, पाकिस्तान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिज चाइना हैज हैव, एंड दैट वाज द ब्रिज पाकिस्तान कुड अगेन बी फॉर चाइना। अच्छा आफ्ताब साहब, आपने बड़ी तफसील से सी पैक की जर्नी बताई। मुझे ये बताइएगा कि हम उसके इस बात पे भी आएंगे कि ये जर्नी क्यों रुक गई है, आजकल क्यों हम देख रहे हैं कि उस स्पेस पे काम नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा, सी पैक के साथ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तान में पाए जाते थे। आज भी एक सोच ये पाई जाती है कि चाइना जो है वो असल में पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। पाकिस्तान क्योंकि वीक इकॉनमी है, वो चाह रहा है कि एक तरह से पाकिस्तान पर अपने इकॉनमी में कब्ज़ा कर ले। सी पैक के शुरू में तो हम ये भी सुनते थे कि ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ नहीं, आई थिंक ये पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स के ऊपर बेसिकली की सोच पे डिपेंड करता है कि वो ये जो डील्स हैं और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। लामहला देखिए, वो एक इन्वेस्टर है, उन्होंने पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान से उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी बहुत स्ट्रांग हैं। उसको सामने लेते हुए उनके पास एक ऑप्शन है कि वो किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करें या कि पाकिस्तान में करें। ठीक है। अब जो जहां भी आप समझें, आपको आपको एक स्ट्रेटेजिकली सोच के आपको वो एक कदम उठाना पड़ेगा आगे, कि आप जो चाइनीज कैपिटलिस्ट मॉडल है उसको आप बेसिकली उसके साथ इंगेज हो और अपने निगोशिएशन से उसको पाकिस्तान के लिए सुटेबल बना सकें। और इट्स अ निगोशिएशन, इट्स अ बिजनेस निगोशिएशन। देखिए, जितने भी उनके लोन्स हैं, दे आर ऑल ऑन कमर्शियल बेसिस, दे आर ऑल कंपनीज विच हैव इन्वेस्टेड एज अ जेवी जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान के साथ, या उन्होंने क्रेडिट दी है या उन्होंने किया, वो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट की है कि वो उनके साथ कैसे निगोशिएट करते हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इस वक्त दुनिया में हर जगह हो रही है, फैली हुई है। काफी सारे मुल्क बेसिकली उसको उससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं, उसमें चैलेंजेस भी आए हैं। हम्म। CPEC is like one in a lifetime activity. हाँ, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आईपीपीज़ का इस पे एक बहुत अच्छी मिसाल हो सकती है सारे मौजू पे, कि अक्सर ये बात की जाती है कि हमने उसमें सही डील नहीं की, जिसकी वजह से आज भी हमें चाइनीज़ कंपनीज को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। IPP की जो कॉन्सेप्ट है वो चाइना के आने से पहले भी कायम था, और हम इसी बेसिस के ऊपर लोगों से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला रहे थे। इट इज मच बिफोर CPEC ऑल्सो, उससे पहले भी हमने IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। बिकॉज आपके हमारे यहाँ पे बिजली लामहला उस वक्त फुकदान था, फिर महंगी हुई, फिर अब जो है आपकी सोलर की वजह से बहुत सस्ती हो गई। अब आपके बेसिकली सिचुएशन ये है कि लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यूज नहीं मिल रहा। तो ये आई थिंक स्ट्रेटेजिकली अगर हमने सोचा होता अप फ्रंट कि हमारे हमने कैसे इसको आगे लेके चल रहा है, और हुआ ये कि IPP तो बन गए, जो IPP की जो बिजली जहां यूज होनी थी, जो कि आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स थे, हम्म। वो नहीं बने। तो लामाला आपके यहाँ पे बिजली का एक तरह की ओवर सप्लाई हो गई। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो डॉलर के उसमें शेप में साइन किए हुए हैं, तो वो और उसमें ये शक भी शामिल है कि वो इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, हम पैसे बहरहाल देंगे। तो ये दुनिया में यही मॉडल है। समझ देखें, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन जो है वो दुनिया में, तो हर जगह पे दुनिया में डिफरेंट उसकी वो शेप हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो सिक्योरिटी ऑफ परचेज है, बेसिकली जो अल्टीमेट बायर है, उसका साइन अप होना बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर आप बेसिकली ये पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते। अच्छा, राइट। उसमें ये जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जिस तरफ वो पावर जनरेशन तो हो गई, लेकिन जो पावर की कंजम्पशन है वहां पे हमने काम नहीं किया। हमारे यहाँ वहां मामला रुक गए कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो हैं, जो बनने, जो मेजर इंडस्ट्री जितने भी बिजली लेनी थी, वो नहीं बन पाई। और क्यों नहीं बन पाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और एंड सिंगुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टू गेट दिस थिंग डन, बेसिकली वो हमारे यहाँ पे वो फुकदान भाई। छोटी छोटी लॉबीज हैं, किसी ने कहा जी टेक्सटाइल सेक्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रॉब्लम। ये छोटी छोटी लॉबीज हर जगह पे प्रॉब्लम करेंगे। अभी देखें, मैं आपको आज की मिसाल दूं कि UK जो है वो ब्रेग्जिट से आउट हो गया, ब्रेग्जिट की वजह से यूरोपियन यूनियन छोड़ गया। अभी हाल ही डील साइन की है प्राइम मिनिस्टर ने UK में। UK बेसिकली एग्री करती है कि यूरोपियन नेशंस को UK के फिशिंग वाटर्स को एक्सेस हासिल होगा। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है यहाँ पे फिशिंग की। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपकी 0.04% आपकी बेसिकली कंट्रीब्यूशन है टू दी इकोनॉमी। हम एक बड़ा सेटअप करने जा रहे हैं, बड़ी डील्स करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये कुछ ना कुछ तो लॉबीज को बेसिकली ओवरराइड करना पड़ेगा। वही पाकिस्तान को भी देखना है कि आपका जो जो लॉन्ग टर्म वो है ऑब्जेक्टिव है, वो आपकी 250-300 मिलियन लोगों को एक अच्छी
जिंदगी प्रोवाइड करना है, उसके लिए आप क्या करना, क्या आपको चाहिए वो आप फोकस करें। सी पैक के क्या रुकने में कोई जियो स्ट्रेटेजिक वजूहात भी थी, कोई इस तरह की वजूहात भी थी कि हमें किसी और पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा था और जो नई गवर्नमेंट थी उसको नहीं बर्दाश्त कर सकी? मुझे आप ये बता दें ब्रीफली कि वजह क्या थी कि वो हम उस पेस पे काम नहीं कर सके अब। वेरी ब्रीफली, यस देयर वाज प्रेशर। अच्छा। हाँ, हम यहाँ और पे जो बेसिकली डिफरेंट थिंक टैंक्स में हमारा काइंड ऑफ आई 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 अटेंड, आई पार्ट ऑफ दैट, आई स्पीक। तो उसमें हमें पता है कि प्रेशर था, बिकॉज होगा, बिकॉज हर एक कंट्री का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसके साथ हमारा अपने लिए पाकिस्तान के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें वो सोचने की जरूरत है सर। आई सी। अच्छा, मुझे आखिर में हम कंक्लूड करने से पहले मुझे ये बताइएगा कि रिसेंटली हमने देखा कि चाइनीज़ जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, उन वो कुछ दहशतगर्दी के हमलों का निशाना बने, जिसकी वजह से चाइनीज़ जो आम तौर पे इतना खुलेआम तनकीद नहीं करते, उन्होंने भी बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ किए अपने स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। आपने शुरू में बोला कि पाकिस्तान के पास अब वापस एक मौका है, तो किस तरीके से दहशतगर्दी के होने के बावजूद, बलूचिस्तान में जो हालात हैं उनके बावजूद, आप कैसे देख रहे हैं कि हम इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि चाइनीज़ भी ऐसा लग रहा है कि उनका सब्र जवाब दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा, सबर उनका जवाब दे रहा है, बिकॉज चाइनीज जो टॉलरेंस ऑफ रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। सर चाइनीज पाकिस्तान में नहीं काम कर रहे, पाकिस्तान चाइनीज कॉन्गो में भी काम कर रहे हैं, नाइजीरिया में भी काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। तो उनका जो रिस्क टॉलरेंस है ना, कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा है। वी कैन टेक मोर रिस्क। बस इशू ये रहा है हमारे यहाँ कि हमने उस रिस्क को, उस टॉलरेंस को भी चैलेंज कर दिया बेसिकली, विच इज अ बैड साइन फॉर अस बेसिकली, फॉर पाकिस्तान। आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि आप बेसिकली जो हल है उसामा, उसका हल जो है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हल जो है ना, वो टेबल पे होता है। वो बेसिकली आप टेरराइज करके किसी को नहीं हल निकाल सकते। टेररिज्म फ्रॉम बोथ एंड्स बेसिकली, मतलब व्हेन गवर्नमेंट मूव्स, they want to establish their power, so the governments have got the license to kind of impact other people. So that is also एक आनी हाथ जिसे हम कहते हैं अपनी आसान उर्दू के अंदर, आनी हाथ का हाथ नहीं होगा बेसिकली ये चीज को रिजॉल्व करने का। नाइदर जो दूसरी तरफ से टेररिज्म हो रहा है वो भी इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। इट हैज टू कम ऑन द टेबल। और सीपैक के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसी चीज बनने जा रही, सीपैक के अलावा सेंटर प्रोजेक्ट है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए सदियों में ये चीजें सामने आती हैं जो अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हैज टू गेट द स्टेक होल्डर्स विद इन पाकिस्तान इन अ नेगोशिएटिंग काइंड ऑफ मोड। नेगोशिएट करें यार। क्या वजह है कि बेसिकली रेड इंडियन से मैं इसको आपको एक वो देना चाहूंगा, जो कि नेटिव इंडियंस थे यूएस के अंदर, उन वो इतनी इतनी स्टेट्स ओन करते थे, उनके यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट था यूएस के अंदर, लेकिन उन्होंने उनको बुलाया, उनको लाइसेंस दिए, लोकल लोगों को कहा जी आप ये काम करें, ये काम करें, डिफरेंट चीज़ों के उसमें ज़्यादातर लाइसेंस उनको गैम्बलिंग के और उस चीज़ों के मिले, टैक्सेस डेवलप हो गया। लेकिन हमें भी अपने लोगों को उस इकोनॉमिक उसका हिस्सा बनाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। फॉर एग्जाम्पल हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल छोटी इंडस्ट्री लगा दी, $100 मिलियन की हमने एक इंडस्ट्री लगा दी। उस $100 मिलियन की इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास एक फॉरेन इन्वेस्टर आता है। उस फॉरेन इन्वेस्टर को हम कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो लोकल हमारी पॉपुलेशन है, चाहे बलोची हो, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजिर हो, पठान हो, जो जो भी वो प्रोजेक्ट हो रहा है, जो लोकल काउंसिल है वहाँ की, या लोकल जो बल्दिया इंतजामिया है, उसको आप एक बेसिकली एक शेयर देंगे, जो कि उनका 0.1% ऑफ 100 मिलियन आप समझ लें, जो भी बनता है, या 0.2% या वॉट एवर, आप वो शेयर उनको रखेंगे, वो उसके इक्विटी ओनर है। किसी भी बड़ी कंपनी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिर्फ हमें कहने की जरूरत है, हमें अपने टर्म्स करने की जरूरत। चाइनीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उनको वो दे देंगे, उसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी जो भी कंपनी, ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से ये परसेंट जो है ना इस बल्दियाती इदारे को मिलेगा। ठीक है, जो भी लोकल काउंसिल है उसको मिलेगा, और वो उसकी शेयर ओनरशिप भी रखती है। अच्छा, आप कह सकते हैं जी बी क्लास शेयर है, ये वोटिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मैं मतलब हर मतलब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लोकल लोग जब समझेंगे कि ये मेरी लोकल काउंसिल में 0.2% ये ओन करता है 100 मिलियन का, उनके पास तो कुछ है, उनके पास कुछ देखने को तो होगा कि ये इंडस्ट्री लगेगी तो हमें ये फायदा होगा, इसका जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हमें 0.2% मिलना शुरू होगा। तो आपको वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी काइंड ऑफ सेटअप, एंड हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो बेसिकली इंटरनल गवर्नमेंट है, दैट इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम विद देम देन द चाइनीज। एंड इफ यू डोंट सॉल्व इट, चाइनीज कांट सॉल्व इट, वी वुड नॉट लाइक देम टू स्पीक टू एनी ऑफ द लोकल पीपल, बिकॉज व्हाई वुड वी, दिस इज आवर इशू, बेसिकली हमारे घर का इशू है। हमें उस घर के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ ला के रखना चाहिए। दिस इज नॉट अनसॉल्वेबल, बट इफ यू लीव दैट, ये इस तरह फेस्टिंग वूंड है कि आपको एक छोटा सा कट लगा जो आगे जाके कैंसर में तब्दील हो गया, बिकॉज आपने उस छोटे से कट का उस वक्त इलाज नहीं किया।
आई सी। मेरे ख्याल से आपने बहुत अहम मौजूआत की तरफ इशारा कर दिया। आपने आखिर में इस बात का भी जिक्र किया कि आहनी हाथ इस्तेमाल करने के बजाय हमें लोकल कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट करना चाहिए। थ्रू आउट दी पॉडकास्ट आपने इस बात का भी जिक्र किया कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जब नहीं होती तो उस वजह से जो है हमें लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से दोनों बातें जो हैं वो एक ख़ास ज़मीन में एक ख़ास तरफ इशारा करती हैं जहाँ पे हमारे निज़ाम में बुनियादी मसला है, और उस तरफ हम सिर्फ इशारा ही कर सकते हैं। और इसी नुक्ते पे हम जो है वो कंक्लूड करते हैं अपनी उसको। बहुत शुक्रिया आपका। Osama, it's a pleasure and always there for Iftar.